नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। इस समय चुनाव चल रहा है और चुनाव चल रहा है ऐसे समय में ऐसी सरकार चला रही है जो 11-12 साल से लगातार शासन में है और वो नारा दी है चुनाव के लिए, बटोगे तो कटोगे। अब इसका नारा क्या है, कैसे है, इस पर बहुत विश्लेषण हो चुका है, लेकिन कल एक चीज सामने निकल के आई, व्यवहारिक रूप से निकल के आई कि जुटोगे तो पिटोगे। इकट्ठा अगर होगे, अगर एकजुट होगे तो तुमसे हम बात करने नहीं आएंगे। हमारे प्रशासन की, हमारे पुलिस की लाठियां तुमसे बात करेंगी। तो ये तो प्रैक्टिकली समझ में आया और नारे किसी को समझ में आए चाहे ना आए, ये नारा समझ में आया कि जुटोगे तो पिटोगे। मामला क्या था? तो 11 साल से कोई नौकरी मिली नहीं, युवा बेरोजगार पड़ा हुआ है। इन्होंने नारा दिया था, स्लोगन दिया था कि 2 लाख नौकरियां हम हर साल देंगे, और स्थिति यह है कि जो रेगुलर भर्तियां हैं वो भर्तियां भी 11 साल से प्रतिबंधित है, रुकी हुई है। विज्ञापन निकलते हैं, विद्यार्थियों का क्या माहौल उड़ाया जाता है। विज्ञापन निकलते हैं, उसमें करोड़ों करोड़ रुपया इकट्ठा होता है। बच्चे, बेरोजगार बच्चे अपने माता पिता के खेत, किसान मजदूर की ये मेहनत पसीने की कमाई से लगा के फॉर्म भरता है, उसका टेस्ट होता है, अमूमन तो उसके बाद कैंसिल हो जाता है। फिर टेस्ट होता है तो पता चला पेपर लीक हो गया, और अगर टेस्ट हो भी जाता है तो कोर्ट में चला जाता है। माने जो भी हो, कोई नौकरियां, कोई चीज निकल के आई नहीं सामने। यही घटना अभी पिछले 23 में भी वो हुआ था। तो उसमें पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया, बड़ा हंगामा मचा। अब पेपर लीक हो गया तो उसकी खोज जांच भी नहीं हुई, क्यों पेपर लीक हो रहा है, कौन पेपर लीक कर रहा है, कैसे पेपर लीक कर रहा है। इसका मतलब है ये तुम्हारी साजिश है कि पेपर लीक करा दो, एग्जाम कैंसिल करा दो, कोर्ट में अटका दो, जैसे मतलब ये नौकरियां हमें न देनी पड़े। और उसके बाद फिर एक झटके में कह दिया जाता है इतने दिनों से पद खाली थे, इसलिए उन सारे पदों को खत्म कर दिया गया। ये खेल चल रहा है। और उसके बीच जब दबाव पड़ा विद्यार्थियों का, लोगों का, चुनाव के समय तो ये सब दबाव पड़ता है, जब दबाव पड़ा तो चुनाव की तिथियां घोषित हुई उत्तर प्रदेश में, खास करके पीसीएस का और आरओ और एआरओ के एग्जाम का तिथियां घोषित हुई। अब उन तिथियों में क्या हुआ साहब? तो पीसीएस के लिए, प्री परीक्षा के लिए 7 और 8 दिसंबर 2 दिन की तिथियां घोषित हुई, और आरओ के लिए 22 और 23 दिसंबर 2 दिन की तिथियां घोषित हुई। ये क्यों हुई तिथियां घोषित? जाहिर सी बात है कि आपका नियत काला है, आपका पूरा पूरा मामला कहीं ना कहीं काला है, और ये उन बच्चों के सामने आप काला अपना परोसने जा रहे हैं जो कि आने वाले दिनों में प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं या बनने की चाहत रखते हैं। मतलब उनकी पूरी तैयारी है, तुम्हारे सारे चल से वो कहीं न कहीं से परिचित हैं या परिचित हो सकते हैं, या पिछले 11 सालों में जो तुमने उनके साथ छद्म किया है वो उसको अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं। तो फिर क्या हुआ साहब? तो बच्चों ने कहा कि नहीं, विद्यार्थियों ने कहा, छात्रों, नौजवानों ने कहा कि नहीं, एग्जाम एक दिन कराओ, और क्योंकि 2 दिन कराओगे तो फिर तुम उसमें कोई ना कोई ताल तिक्रम करोगे, कैसे करोगे, क्या करोगे। इन्हीं सारी चीजों को लेकर के कल इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग के सामने जुटान हुई और धरना शुरू हुआ। और उनका एक कहना था कि कोई एक सक्षम अधिकारी आकर के हमसे बात करे, हमसे बात कर ले। बात करने में क्या दिक्कत है? जनतांत्रिक तरीके से वो बैठे थे, वो लड़के, वो नौजवान, और वो नौजवान थे जो आने वाले दिनों के लिए आपके प्रशासनिक सेवा का आधार बनने वाले हैं, स्तंभ बनने वाले हैं, मूलाधार बनने वाले हैं, उसकी आधारशिला बनने वाले हैं। लेकिन उनसे आप बात नहीं करोगे। बात करने के लिए इनको भेजा गया तो सब लठधारियों को भेज दिया गया और दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। महिलाओं को, युवतियों को पीटा गया, नौजवानों को पीटा गया। और कल किसी तरीके से तो उनको डिस्टर्ब कर दिया गया। आज भी इलाहाबाद की उसी लोक सेवा आयोग, इनको अंदाजा था कि ठीक है, एक दिन हुआ, लोग भाग जाएंगे और फिर बात खत्म हो जाएगी और फिर हमको जो जैसे करना होगा हम करेंगे। लेकिन सारे राजनीतिक दल भी सक्रिय हुए। समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव ने एक बड़ा ही तीखा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, हम इनके साथ हैं। राहुल गांधी ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, जितने भी सारे लोग हैं, राजनीतिक दल भी इसमें इन्वॉल्व हुए, और इन्वॉल्व होना था
चुनाव चल रहा है, चुनाव के माहौल में आप ऐसी बात कर रहे हो। तो फिर उसके बाद पता चला कि आज फिर वो सारे बच्चे इकट्ठे होकर के आज वहां पर फिर धरना दे रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इनका जो नारा है बटोगे तो कटोगे, वो क्या चीज है। और ये जो नारा निकल करके सामने कल निकल करके सामने आया कि जुटोगे तो पिटोगे, जुटो मत, अलग अलग तरीके से रहो, हमारे यहाँ आओ, हम तुमको रोजगार देंगे, पोस्टर चिपकाने का रोजगार देंगे, मोदी मोदी करके नारा लगाने का रोजगार देंगे, और तमाम नफरती भाषण करने का। और इतना ही नहीं है, हम तुमको रोजगार देंगे, 1 महीना पूरा देंगे, कांवड़ यात्रा लेकर के चलो, हम तुम्हारे ऊपर फूलों की वर्षा भी करेंगे, हेलीकॉप्टर विधिवत लगा देंगे, सड़क को हम साफ कराएंगे, उस पर पानी छिड़कवाएंगे, तुमको शुद्ध करेंगे, और तुम्हारा आरती बंदन अभिनंदन भी करेंगे। लेकिन ये करो, लेकिन इसके लिए मत आओ, नौकरी के लिए मत आओ, हमको उसकी आवश्यकता नहीं है, उसके लिए हमारे कारपोरेट लोग हैं, वो हमारी व्यवस्था कर देंगे, वो सब करेंगे। आज हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आइए हम अपने एक प्रबुद्ध पैनल से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ रंगकर्मी समाज की गतिविधियों को बड़े सूक्ष्म तरीके से सिंहावलोकन उसका करते रहते हैं। तो सैलन कुमार जी, आप झारखंड से आते हैं, और झारखंड से इलाहाबाद की दूरी और पूरी दुनिया तो मुट्ठी में है, और आप देख ही रहे हैं पूरे देश की स्थिति। इसमें यह जो आंदोलन उभरा है, अब लोग तो यह भी कहेंगे, अभी तक तो खैर नहीं कहिए, लेकिन कहेंगे ये तो विपक्षियों की साजिश है, और समाजवादी पार्टी लंठे के वो सब लंठ है, गुंडे हैं, अपना जो इकट्ठा होकर के सब हल्ला हंगामा कर रहे हैं। तो आप किस पर टिप्पणी, ये जो नौजवान वहां जुटे हैं, जिनके कंधों पर आने वाले दिनों में ये पूरी प्रशासनिक जिम्मेदारी आई है, उनके इस आंदोलन प्रमुख लक्षण है कि जनता अपने अधिकारों को असर्ट करे और उस असर्शन को जैसे किस जनतांत्रिक तरीके से आगे ले जाने की कोशिश करे। और वो चाहते हैं कि जन संघर्षों से विमुख एक ऐसा यथास्थितिवादी समाज बने जिसमें राजा की मर्जी जैसे सर्वोपरि हो, और जनता को यह संदेश दिया जाए कि जाहि विधि राखे राम ताही विधि रही है। और फिर अगर आप आंदोलन करने की कोशिश करते हैं तो वो इसका नतीजा ये निकालते हैं कि आपकी इतनी जुर्रत, आपकी इतनी हिम्मत कि आप जैसे इस सत्ता के हनक के आगे जैसे गुस्ताखी करने की हिम्मत जुटाएं। तो जब आप से अपने एसेंस में अनडेमोक्रेटिक होते हैं और फांसीवादी मानसिकता के होते हैं, तो जन आंदोलनों से निपटने का आपका तरीका बदल जाता है। और दुनिया के अंदर जैसे तमाम जगहों पे जहां जैसे लोकतंत्र की हत्या की गई और जहां ऑथोरिटेरियन सरकारों का निर्माण हुआ, वो इसी तरीके से डील करती है। ये विद्यार्थियों का ही मसला नहीं है, 700 से ज्यादा किसान जैसे सिंधु बॉर्डर पर मर गए। फिर किसान आंदोलन का दूसरा चरण जब शुरू हुआ तो आपने देखा कि किस तरीके से ड्रोन के जरिए से उनके ऊपर हथगोले बरसाए गए, जैसे किसी दुश्मन देश का आक्रमण हो गया हो। तो अपनी जनता से इतनी नफरत इनको है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। इस नफरत को वो धर्म के आईने आड़ में छुपाना चाहते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि हिंदू एक धर्म है और हिंदुत्व एक राजनीतिक टर्मिनोलॉजी है, पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है, और वो इस हिंदुत्व का इस्तेमाल लगातार जैसे करना चाहते हैं। अब आप बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं ढूंढ सकते हैं, आप महंगाई का हल नहीं ढूंढ सकते हैं, आप 2 करोड़ रोजगार दे नहीं पाए, आपने 15 लाख रुपए अकाउंट में लाने का वादा किया था, सो आपने दिया नहीं, आपने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, सो आपने किया नहीं। अब सवाल यह है कि तब आप जनता को क्या दीजिएगा? तो देने के लिए इनके पास 2 चीजें हैं, नफरत, झूठ और डंडा। ये तीनों का इस्तेमाल करते हैं। जब नफरत और झूठ के भुलावे में जनता नहीं आती है और अपने रियल इश्यूज के साथ जैसे खड़ी हो जाती है, तो वो डंडे का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज उनका नफरत और झूठ से काम चल जाता है। वो झूठा राष्ट्र गौरव परोसते हैं और आपको एक थ्रिल करने वाला गौरव बोध देते हैं, आप तो बहुत महान थे, आपसे महान दुनिया में कोई देश नहीं था। लेकिन आप अब जैसे विक्टिमाइज हो गए हैं। विक्टिमाइज इसलिए हो गए हैं कि कुछ अल्पसंख्यक लोगों ने, जिनकी संख्या आपसे निहायत ही कम है, मुट्ठी भर है, वो आपके दुश्मन हैं। उन्होंने आपके रोजगार का हरण कर लिया और फलाना और ढिमाका। तो राज सत्ता जब लोगों को जिंदगी के विकल्प नहीं दे पाती है तो वो उनको एक कल्पित दुश्मन दे देती है। हिटलर ने जैसे वहां यहूदियों को कल्पित दुश्मन बना दिया, और यहाँ जैसे उनके पास एक कल्पित दुश्मन जैसे मुसलमान के रूप में मौजूद है। रोजगार नहीं है, क्यों? तो मुसलमानों की वजह से। देश में जैसे महंगाई है, क्यों? तो मुसलमानों की वजह से। देश में कुछ भी हो रहा है तो मुसलमानों की वजह से हो रहा है। तो उनका ये जो झूठा नैरेटिव है, इस नैरेटिव को विद्यार्थियों ने कई बार तोड़ा।
जब जैसे इनका रथ चल रहा था अभियान और लग रहा था कि अब इस रथ को कोई पकड़ने वाला नहीं है, तो बनारस यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने, जेएनयू के प्रोटेस्ट ने, उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी ने, रोहित वेमुला जैसे छात्रों ने अपनी महती भूमिका अदा की। तो मुझको लगता है कि इलाहाबाद के अंदर चलने वाला आंदोलन एक चिनगारी साबित होगा। असल में इसमें दिक्कत एक ही है, दिक्कत यह है कि जिन नौजवानों को यहाँ रोजगार चाहिए, उन्हीं को जैसे राम मंदिर भी चाहिए और उन्हीं को जैसे कांवड़ यात्रा में फूल बरसाती हुई सरकार का जैसे प्रशंसा भी करना चाहिए। ये हो इसलिए नहीं रहा है कि वो बदमाश है, होता इसलिए है कि आप एक खास किस्म के परसेप्शन का निर्माण करते हैं और आमतौर पे आप जो इनहेरिट करते हैं परंपरा, धर्म के माध्यम से, समाज के माध्यम से, पितृसत्ता के माध्यम से और दूसरी सत्ता के माध्यम से, उस परंपरा को जब आप इनहेरिट करते हैं तो आपका एक परसेप्शन बनता है और इस परसेप्शन से कभी कभी होता यह है कि जिंदगी के रियल इश्यूज जैसे धारणाओं से पराजित हो जाते हैं। लेकिन रियल इश्यूज तो आखिरकार रियल इश्यूज हैं। जब आपकी जिंदगी में परेशानियां बढ़ती हैं तो उनका धारणाओं के साथ टक्कर होती है और अंततः धारणाएं हार जाती हैं और धारणाएं जैसे ही हारती हैं तो लड़ाई की एक भी चिंगारी इनको अपने सत्ता के लिए सूल की तरह चुभती है। इसीलिए इनको सबसे ज्यादा कष्ट आंदोलनों से होता है। वो आंदोलनों से विमुख एक नौजवान चाहते हैं, ऐसा नौजवान जो अपने पड़ोस से कटा हुआ हो, अपनी दुनिया से कटा हुआ हो, उसने अपनी सारी संवेदनशीलता को मार दिया हो और उसका आदर्श भगत सिंह जैसा कोई नौजवान नहीं हो। उस जमाने में भगत सिंह को भी कहा जा सकता था कि यार अच्छे भले स्टूडेंट हो, तुमको पढ़ाई करना चाहिए, छात्रों को राजनीति से क्या लेना देना है, छात्रों को राजनीति से क्या लेना देना है, यह कहना ही अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक स्टेटमेंट है। ये अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक स्टेटमेंट है कि देश की एक बड़ी आबादी, यंग और ऊर्जावान आबादी को संघर्ष की परंपरा से विमुख कर देना। मुझको लगता है कि इलाहाबाद का आंदोलन इनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। अब दो स्टेट में चुनाव चल रहा है, यहाँ वो नौकरी के वादे कर रहे हैं, वहां जैसे स्टूडेंट्स के ऊपर डंडे बरसा रहे हैं। जब भी हम तो हमारे क्या हेमंता बिस्वा शर्मा आए हुए, मैं झारखंड से हूँ, अभी वो कटोगे तो बटोगे, ये बेटियों को पहले तो जैसे घर प्रधानमंत्री ने कहा कि घर ले लेंगे, गाय बैल ले लेंगे, अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहना शुरू किया है कि वो आपकी बेटियां भी ले लेंगे। और वो जब बोलते हैं तो लगता है कि किसी ने सीवर का ढक्कन खोल दिया हो, वहां जैसे दुर्गंध के अलावा आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो इसीलिए हम इतिहास के एक ऐसे खतरनाक दौर में रह रहे हैं जब सारी जनतांत्रिक संस्थाओं को ध्वस्त किया जा रहा है, एग्जामिनेशन की ट्रांसपेरेंसी को खत्म किया जा रहा है। जो छात्र कह रहे हैं उसके वाजिब और गैर वाजिब होने पे हम बहस करने से पहले एक ही सवाल उठाना चाहते हैं, आप स्टेक होल्डर से बात कीजिएगा कि नहीं? आप किसान एक स्टेक होल्डर था, उससे आप बात कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? उसको आप ट्रस्ट में लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? डेमोक्रेसी का काम जनता को विश्वास में लेना है कि नहीं? और न सिर्फ विश्वास में लेना है, गांधी तो यहाँ तक कहते थे कि आप सच बोल रहे हैं ये काफी नहीं है, लोगों को लगना भी चाहिए कि आप सच बोल रहे हैं। तो ये जो लगना चाहिए ये तो बहुत दूर की बात हो गई। तो आप तो सच बोलते नहीं है, लोगों को विश्वास में लेते नहीं है। ये एक ऐसे एक चक्रानुवर्ती संगठन की अनुषांगिक इकाई, उसकी अनुषांगिक पॉलिटिकल इकाई जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, जो अपने एसेंस में दलित विरोधी, सार तत्व में ब्राह्मणवादी और मनुस्मृति से संचालित एक ऐसी विचारधारा है जो राजाज्ञा को सर्वश्रेष्ठ आज्ञा मानती है। और चाणक्य का नाम ही बार बार लेते हैं। चाणक्य किसी डेमोक्रेटिक स्टेट के जो थ्योरिटिशियन नहीं थे, वो एक राजतांत्रिक परंपराओं को कैसे बेहतर तरीके से चलाया जाए और जनता के बहुसंख्यक हिस्सों को अधिकार से कैसे वंचित रखा जाए और राजा को कैसे काम करना चाहिए कि जनता विद्रोह न करे, इसके लिए बार बार चाणक्य का नाम लिया जाता है। और इसीलिए कहा जाता है चाणक्य नीति चलाते हैं। तो उनको बड़ा गर्व होता है ये सुन के। तो वो जो सिंबोलिज्म है, वो जो अतीत से सब सिंबल्स, देखिए एक बात और कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, बहुत सारे पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं। असल में होता क्या है कि जब किसी देश के पास भविष्य दृष्टि का अभाव हो जाता है तो वो अपने नौजवानों को देने के लिए अतीत से सपने ढूंढ के लाती है। इसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। एक बूढ़े आदमी को जाके कहिए कि हमारे शहर में बड़ा बढ़िया फुटबॉल हुआ, अभी हम देख के आ रहे हैं, तो वो आपको तुरंत एक किस्सा सुनाएंगे। अभी कहाँ फुटबॉल, जब हम लोग खेलते थे तो उस जमाने में बैक जो है वहां से फुटबॉल मारता था और वो गोली तक नहीं रोक पाता था, वहां पहुंच जाता था। क्यों? इसीलिए कि उनका पैर कब्र में लटका हुआ है। अब उनके पास सपनों का सर्वथा अभाव है।
भविष्य में कोई लड़की उनका प्रतीक्षा नहीं कर रही है, और उनकी रूमानियत अगर कभी जगे तो उनको अपने कॉलेज के जमाने में लौट के जाना पड़ेगा, जहां किसी पेड़ के ओट से कोई लड़की उनको देखा करती थी। इसीलिए नॉस्टैल्जिया जैसे उनके जिंदगी का आधार बन जाती है। बीजेपी जैसे पार्टी ऑफ नॉस्टैल्जिया है, जिसके पास भविष्य दृष्टि का सर्वथा अभाव है। इसीलिए वो एक अतीतोन्मुख पार्टी है। वो इसीलिए कब्र मजारों से रास्ता पूछती है इतिहास का, वो जीवित लोगों से रास्ता नहीं पूछती है, डिस्कोर्स नहीं करती है। श्रम कानून लाती है तो श्रमिकों से बात नहीं करती है, विद्यार्थियों के लिए एग्जामिनेशन का पैटर्न लाती है तो विद्यार्थियों से बात नहीं करती है, नेशनल कैरिकुलम लाती है तो शिक्षकों से बात नहीं करती है, विद्यार्थियों से बात नहीं करती है। ये पार्टी अपने एजेंडे पे चलने वाली पार्टी है। और नौजवानों का ये प्रोटेस्ट, सबसे पहले हम उन नौजवानों को जिन्होंने साहस के साथ इस अंधेरी घड़ी में वहां प्रोटेस्ट करते हुए खड़े होने का हिम्मत अपने अंदर पाया, आपके इस यूट्यूब चैनल के मंच से उनको हम सैल्यूट करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के गली गली और कूचे कूचे में जिंदगी के रियल इश्यूज एड्रेस किए जाएंगे, और हम हिंदुस्तान के अंदर जो संवैधानिक परंपरा जिसको भुला और विसरा दिया गया है, जो और हिंदुस्तान का संविधान जो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के गर्भ से निकला था, और उसने कुछ मूल्यों की वकालत की थी, समता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्य की वकालत, जिन मूल्यों को 1925 से ही नकारा जाता रहा है आरएसएस के द्वारा। अब जब वो बरसरे इक़्तिदार हैं तो उनको रोकने वाला कोई नहीं है। इसीलिए उन्होंने जो 25 में कहा था और बंच ऑफ थॉट्स में गुरुजी गोलवलकर ने जो कहा था, उसके आधार पे आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि अगर जनता प्रोटेस्ट करेगी तो उसका लॉजिकल फॉल आउट यही होगा, उन पे डंडे बरसाए जाएंगे, चाहे वो जैसे सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए किसान हो या इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर धरने पे बैठे हुए किसान हो। अब कोई नेहरू तो है नहीं इस देश में। किसी औरत ने नेहरू का जैसे कॉलर पकड़ लिया और उसने पूछा कि हमको आजादी से क्या मिला, तो नेहरू ने हंसते हुए कहा कि तुमको आजादी से कुछ नहीं मिला, तुम्हारे हाथ में प्रधानमंत्री का कॉलर है। तो ये बड़प्पन तो आप जैसे नरेंद्र मोदी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं, उनसे लाठी और डंडे की ही उम्मीद कर सकते हैं। और उनको सद्बुद्धि मिले वो और लाठियां चलाएं, क्योंकि सत्ता के अंत के घड़ी की घोषणा यही लाठियां करेंगे। तो इसलिए उन नौजवानों का बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, उनको हम यहाँ से सलाम करते हैं।